सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन सीबीएसई बोर्ड का पेपर है। वो पेपर का कोई वैल्यू ही नहीं है रियलिटी में। काफी रॉन्ग सवाल पूछ रहे हो आप। सो मिस्टेक्स तो की होगी, ऐसी क्या मिस्टेक्स जो तुमने करी या तुम्हारे दोस्तों ने करी या जिनका नहीं हो पाया उन्होंने करी? डिस्ट्रैक्शंस अच्छे होते हैं लाइफ में। नेक्स्ट टाइम पढ़ते हो? क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। सो यार देखो, अगर अभी किसी बच्चे ने अपना पूरा बर्बाद कर दिया सब कुछ। तो गाइस आज हम आ चुके हैं हिंदू कॉलेज, यहाँ के बच्चों से जानने कि उनका हाफ ईयरली से सीयूटी तक का क्या रोड मैप था। तो लास्ट टाइम हमने ये वीडियो एसआरसीसी में बनाई थी फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स, तो आज हम ह्यूमैनिटीज़ के लिए बनाने वाले हैं। तो सब अपना एक बार नाम बता देना और सीयूटी का स्कोर और हाफ ईयरली की परफॉर्मेंस। तो मेरा नाम शिखर त्रिपाठी है और मैं बनारस यूपी से हूँ और मेरा सीयूटी स्कोर 913 था आउट ऑफ 1000 एंड मेरा हाफ ईयरली स्कोर 81% था, जो कि काफ़ी लो था। हाँ, इसके बारे में बात करेंगे। हाँ। हेलो गाइस, मेरा नाम प्रतीक राज और मैं पटना बिहार से हूँ। सीयूईटी में मेरा स्कोर उतना अच्छा नहीं रहा, इट वाज अराउंड 880। हाफ ईयरली मेरा अच्छा गया था, इट वाज अराउंड 92%। Okay, so I am Krishna and I am from Jhansi, Uttar Pradesh. In half yearly I scored 97% and then it improved a bit in yearly, and in CUT I scored 900 plus. I don't remember exactly. So hello guys, my name is Rohan Raj and my half yearly percentage was around 97 or 98. Then my CBSE board percentage was 98.4 and then later on in CUET I scored 916 out of 1000. हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिजुल मदान। मैं रुद्रपुर उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। मेरा सीयूटी स्कोर वाज 932 और हाफ ईयरली तो ऑनेस्टली मुझे याद नहीं है, बट बोर्ड्स में आई हैड 98.8%। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ श्रेया मिश्रा और मैं यूपी अयोध्या से हूँ। मेरा सीयूटी स्कोर 900 था और हाफ ईयरली क्योंकि मेरा डमी स्कूलिंग था बेसिकली। सो इन सब का इंट्रो तो हो गया, एक इंट्रो यार मैं अपना भी देता हूँ। सो माई सेल्फ ध्रुव मदान, आई एम द न्यू फेस एट ड्यूबडी यार, तुम्हारा ध्रुव भैया, और इस साल मैं तुम्हें सीयूईटी में गाइड करने वाला हूँ। तो चलो यार अब इन लोगों से बात करते हैं कि इनका कैसे हुआ। सो सब एक बार बताना, आपसे बात करते हैं कि हाफ ईयरली आपका ख़राब हो गया, तो उसके बाद आपने कमबैक कैसे किया? कमबैक का क्या है, हाफ ईयरली के लिए मैंने पढ़ा ही नहीं था, तो बेसिकली कमबैक ऐसे हुआ कि मैंने पढ़ना चालू कर दिया। तो सबसे पहले मैंने बेसिकली फोकस किया एनसीईआरटीज़ पे। तो सबसे पहले मैंने एनसीईआरटीज़ कवर की और उसके बाद बोर्ड्स और सीयूईटी दोनों को साथ लेके चलना था। तो एनसीईआरटीज़ का ही सिलेबस चूँकि सीयूईटी में भी आता है, तो मैंने सीयूईटी के लिए सबसे बढ़िया ट्रिक इस यूज़ की जो थी पीवाईक्यूज़ की। तो मैंने पीवाईक्यूज़ सॉल्व किए। पीवाईक्यूज़ मैंने सॉल्व किए, सोर्सेज थे अरिहंत, पीडब्ल्यू के और डीओबडी के फॉर इंग्लिश। तो ये सारे सोर्सेज मैंने पीवाईक्यू सॉल्व किया और साथ में बोर्ड्स की तैयारी तो स्कूल में होती ही थी। ये सारे साथ करते करते फिर कमबैक हो ही गया धीरे धीरे। बोर्ड्स में मेरे हाफ ईयरली में 81 थे, बोर्ड्स में मेरे 95 आए और सीयूटी में एंड लास्ट में फिर उसमें 913 आए थे मेरे। हाँ। सो जब आप लोगों ने प्रिपेयर किया होगा फॉर सीयूईटी तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन आई होगी, तो एक बार ये बताना कि किसको क्या क्या डिस्ट्रैक्शन आई थी और उसको ओवरकम कैसे किया, ठीक है? काफ़ी रॉन्ग सवाल पूछ रहे हो आप। ओके, सो आई स्टिल रिमेंबर बोर्ड्स का रिजल्ट वॉज, सीबीएसई बोर्ड से हूँ मैं, तो इट वॉज 13th मई और मेरा फर्स्ट एग्जाम जो था दैट वाज ऑन 16th मई। सो बेसिकली आज रिजल्ट आया एंड मतलब एज आई अर्लियर मैंशनड कि काफ़ी शैटरिंग सा रिजल्ट था मेरे लिए भी। तो मतलब हाँ, उस टाइम पे वो ऐसे हो गया कि हाँ अब 2 दिन हैं और अब इफ़ आई हैव टू फोकस ऑन दिस एनी हाउ। ऑल्सो आर्ट्स के साथ एक बुरी चीज़ ये होती है कि हमारे एग्जाम सबसे लास्ट तक जाते हैं। 1 अप्रैल वॉज हमारा हिस्ट्री का पेपर, उसके बाद मतलब साइंस वाले पीसीएम वाले बहुत जल्दी फ्री हो गए, उसके बाद कॉमर्स वाले भी हमसे 10 दिन पहले फ्री हो गए थे, बट वी वर बिल्कुल अप्रैल तक लास्ट। तो ऑफ कोर्स हमारे पास बोर्ड्स के बाद रेजिनोवेट करने का टाइम नहीं था कि हम रुकें और फिर दोबारा से स्टार्ट करें, तो अगले 2 दिन से ही स्टार्ट करना था। और डिस्ट्रैक्शन नॉट टू मेंशन, हाँ चैलेंजेस कह सकते हैं, बिकॉज आई हैड इकोनॉमिक्स क्लास 12 में एंड अभी तक क्या होता था, इकोनॉमिक्स की जो 2 बुक्स होती हैं 12th सीबीएसई बोर्ड्स में वो आती थी सीयूईटी में, बट इस साल क्या हुआ, उन्होंने 11th की एक बुक लगा दी, माइक्रो इकोनॉमिक्स लगा दी उन्होंने। तो जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी थी 11th में उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि कैसे होगा अब 1 महीने में, बिकॉज माइक्रो इकोनॉमिक्स इज पूरा ही कॉन्सेप्चुअल, यू कैन नॉट स्किप दैट किसी भी केस में। बट हाँ इवेंचुअली हो जाता है। इंग्लिश में लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं, बट हाँ मतलब मैं ऑल्सो वी हैव फ्रेंड्स फ्रॉम आईसीएसई बोर्ड जिन्होंने 1 महीने में पूरा सिलेबस पढ़ के निकाला है। तो ये भी कहना गलत होगा कि 12th स्टार्टिंग से पढ़ने लग जाओ, यू जस्ट नीड टू हैव द ड्राइव। हो जाता है लास्ट में, इट्स नॉट उतना हार्ड जितना हम सोचते हैं।
ऐशी शेड की मतलब जैसे डिस्ट्रैक्शंस नहीं, थोड़े चैलेंजेस रहते हैं। चैलेंजेस में मतलब क्योंकि अभी सीयूटी न्यू है तो उसके पैटर्न भी चेंज ही होते रहते हैं। नेक्स्ट ईयर कुछ और आया था, इस बार पेपर थोड़ा लेंदी आया हुआ था। तो आई वुड से कि आप एनसीईआरटी ही पढ़ो सिर्फ, मतलब ऐसे नहीं कि किसी टीचर के ऊपर फिर डिपेंड भी हो जाओ, पर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी आगे चल के। अगर पैटर्न चेंज भी होता है तो सिलेबस तो वही रहता है, अगर आप थॉरली उसको पढ़े हो तो फिर वो सही रहेगा। टू बी ऑनेस्ट डिस्ट्रैक्शंस अच्छे होते हैं लाइफ में। हाँ, सो आई विल नॉट से इट एज अ डिस्ट्रैक्शन, बट येस आई एन्जॉयड माई स्कूल लाइफ। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिला, जो मिला हमको, आई डिड एवरीथिंग। मस्ती से लेके, बंक से लेके, क्लास कैंसिल से लेके, सब चीज़ एंजॉय किए। बिकॉज लाइक 11th-12th वो लाइफ होता है जहाँ आपको डिस्ट्रैक्शंस एंजॉय करने होते हैं। एंड एज अ ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स अगर आप वो नहीं एंजॉय करेंगे तो इवेंचुअली आप you'll get a good college, but you'll not get experience. So yes, if I am in Hindu college, I am getting that experience. I am using that experience of 11th and 12th and have that distractions in your life. But yes, it should be in limit. अगर आप अपना limits जानते हैं कि आपको कैसे manage करना है उस distraction को, तो you'll excel. Eventually you'll excel. डिस्ट्रैक्शंस के बारे में मेरा व्यू थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन सीबीएसई बोर्ड का पेपर है, क्योंकि वो पेपर का कोई वैल्यू ही नहीं है रियलिटी में। स्कूल वाले फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर तुमको फोकस ज़बरदस्ती कहेंगे बोर्ड्स के लिए पढ़ो, ये करो, वो सीयूटी पे फोकस तुमको करने ही नहीं देंगे। वो तुमको कहेंगे बोर्ड्स के लिए पढ़ो, बट इवेंचुअली बोर्ड्स का कोई काम नहीं है। वो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करने के लिए एक डॉक्यूमेंट बन गया है और उसके अलावा उसको कोई काम नहीं, क्योंकि तुमको कॉलेज में एडमिशन्स भी नहीं मिलने वाले हैं उससे। तो मेरे हिसाब से सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शंस मेरी पढ़ाई में वही थे, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस का पैटर्न अलग है, उसमें एमसीक्यूज़ कम आते हैं और उसमें एमसीक्यूज़ डायरेक्ट वाले आते हैं, उसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड एमसीक्यूज़ नहीं आते हैं। तो उसके हिसाब से मेरे लिए बोर्ड सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन था। मेरे लिए सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन था मेरा जिस दिन बोर्ड ख़त्म हुआ उसके बाद मुझे लगा कितना बड़ा टेंशन गया है। तो मैं चाहता था कि मैं लाइफ को थोड़ी इन्जॉय करूँ, 1 महीने तो आराम से इन्जॉय करने में मैंने बिता दिया। तो मेरे लिए वो बहुत ख़राब टाइम था, क्योंकि मैंने पूरे अप्रैल में पढ़ाई नहीं की। फिर मेरे को मई में जाके होश आया कि भाई अब एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के लिए पढ़ना भी है। तो लिटरली मैंने वो 10-15 दिन ही सीयूटी को दिए थे। सो या मेरे लिए वो बोर्ड्स ख़त्म हुआ, क्योंकि बोर्ड्स की कोई इतनी वैल्यू थी नहीं। जैसे शिखर ने बताया है कि बोर्ड्स के आप मार्क्स आपके लिए मैटर नहीं करते, बट स्टिल आपको अच्छा करना होता है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपका बोर्ड्स ख़राब जाए। तो या बोर्ड्स के लिए मैंने बहुत टाइम दिया, जो कि मेरे लिए अभी उतना यूज़फुल नहीं है, क्योंकि कोई रिलेशन ही नहीं है बोर्ड्स और सीयूटी में। सो या मेरे लिए वो बहुत बड़ा था। दूसरा, एक सोशल मीडिया अभी के टाइम पे है ही। अभी आप फ्री हुए हो, आप गेम्स खेलना चाहते हो, आप इंस्टाग्राम यूज़ करना चाहते हो, तो उसमें मैंने बहुत टाइम दे दिया था। तो या दैट वाज अ डिस्ट्रैक्शन फॉर मी। So the biggest distraction was कि जिस दिन रिजल्ट आया CBSE का, so जैसे मैंने परसेंटेज देखी 99%, आई वॉज शॉक्ड, माई हैप्पीनेस वाज थ्रू द रूफ। तो वो एक बड़ा था। फिर उसके बाद 15th को मुझे याद है अगले दिन एग्ज़ाम है CUET का। सो या बट लेकिन ठीक है, जो भी है, डू वर्क हार्ड एंड एन्जॉय द लाइफ, बिकॉज 12th विल नॉट कम अगेन। सो देखो, फुल तो किसी की नहीं आई यहाँ पे, किसी के आई नहीं सर, किसी के भी नहीं है वैसे। 100% आपकी थी ना। 100% इज अ डिफरेंट थिंग। हाँ, सब्जेक्ट हाईएस्ट ना। सो मिस्टेक्स तो की होगी। ऐसी क्या मिस्टेक्स जो तुमने करी या तुम्हारे दोस्तों ने करी या जिनका नहीं हो पाया उन्होंने करी, जो बच्चों को अवॉइड करनी चाहिए? ओके, आई थिंक लोग प्री मेड क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, एज हम लोग इतनी देर से PYQs की बात कर रहे हैं। सो अ लॉट ऑफ पीपल आर देयर जो सिर्फ प्री मेड क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। मतलब इसीलिए मैंने कहा ना लास्ट मंथ में आई डिडंट रेफर टू क्वेश्चंस, बिकॉज क्वेश्चंस गेट डिस्ट्रैक्टिंग एट वन पॉइंट, कि तुम जितना क्वेश्चन में आ रहा है तुम्हें सिर्फ उतना ही रिवाइज हो रहा है बार बार, यू आर नॉट एबल टू फोकस। ऑल्सो हम लोग क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, तो एक बहुत मेजर ड्रॉबैक होता है हमारी बुक्स के बॉक्सेस, टाइमलाइंस। मतलब आई स्टिल रिमेंबर हिस्ट्री का पेपर था, आई एम डूइंग हिस्ट्री ऑनर्स ओनली। हिस्ट्री का पेपर था एंड आई वाज रीडिंग द टाइमलाइन सुबह, एंड जो सुबह टाइमलाइन में पढ़ा था मैंने, उसी का क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन आ गया था। बिकॉज यहाँ पे यू जस्ट डोंट नो कहाँ से सवाल आएगा और कहीं से भी आ जाता है। समटाइम्स कुछ क्वेश्चन, मतलब कुछ क्वेश्चन बैंक्स होते हैं जो ऐसी जगह से भी ले लेते हैं क्वेश्चन जहाँ से आता है ही नहीं। तो मतलब क्वेश्चन बेसिकली गेट डिस्ट्रैक्टिंग। तो आई थिंक कि लास्ट में आके एटलीस्ट व्हाट यू नीड टू फोकस इज ऑन इन जस्ट द NCERT। और ऑल्सो नोट्स बोला था यहाँ पे किसी ने, आई थिंक मैं उस बात से थोड़ा डिसएग्री करूँगी, बिकॉज नोट्स बहुत बनाए मैंने, बट लास्ट में आके आई थिंक मैंने नोट्स नहीं पढ़े, मैंने फिर से बुक ही पढ़ी। बिकॉज नोट्स में समटाइम्स पता है देयर इज दिस वन थिंग कि वंस जब आप पहली बार चीज़ को पढ़ते हो तो आपको कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती है, नेक्स्ट टाइम पढ़ते हो
बाकी की चीज़ें 10 सेकंड कर दी ओके सो द थिंग इज़ कि कई बार ऐसे होता है कि व्हेन यू रीड समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम तो आपको कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती हैं, बाकी नहीं लगती हैं, बट द नेक्स्ट टाइम आप पढ़ते हो तो कुछ और इंपॉर्टेंट लगता है. सो रेफरिंग टू द नोट्स यू मेड द फर्स्ट टाइम इज आई डोंट थिंक अ वेरी गुड आइडिया. सो यू आइदर यू ऐड टू योर नोट्स एवरी टाइम यू रीड, अदरवाइज आई थिंक आई हैव ऑलवेज रेफर्ड टू बुक्स. वी शुड जस्ट रेफर टू द बुक्स इन द एंड ऑफ द डे. आई थिंक मेरे लिए जो डिस्ट्रैक्शन है कि वो जो हम लोग होते हैं कि बहुत ज़्यादा सोर्सेज को रेफ़र करते हैं, तो हमें ज़्यादा सोर्सेज पे स्टिक नहीं होना है. सिर्फ एक या दो सोर्स आप एनसीईआरटी के लिए, थ्योरी के लिए एनसीईआरटी एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप एक दो सोर्सेज बुक्स ले सकते हो, बस उससे ज़्यादा नहीं. क्योंकि जब हम ढेर सारे सोर्सेज पे स्टिक हो जाते हैं तो हमें ये भी करना है वो भी करना है, फिर हमारा प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हो पाता और हमें लगता है कि इतने सारे क्वेश्चन है कैसे होगा और इतने सारे पैटर्न है नहीं आ रहा है ये नहीं. अगर एक दो क्वेश्चन नहीं होते तो हमें लगता है कि हमारी प्रिपरेशन नहीं हुई है. तो अगर हम एक दो सोर्सेज पे चलते हैं, उसका प्रैक्टिस करते हैं तो वो सही रहेगा. ज़्यादा सोर्सेज रेफ़र नहीं करने चाहिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए. सो माई मिस्टेक वॉज कि आई डिड नॉट वैल्यू समथिंग. उस वैल्यू का मतलब है कि लाइक एज श्रेया एंड रिजुल सेड कि बहुत सारे सोर्सेज पे नहीं जाना चाहिए, स्टिक टू वन सोर्स. हाँ, तो माई प्रॉब्लम वॉज कि आई वैल्यूड एवरी वन. मतलब एवरी वन मीन्स सारे बुक्स को वैल्यू कर दिए. तो इन द सेंस येस, चूज़ वन बुक which is NCERT and have a side book for it. I took Arihant all in one, so it was the best one for me. But yes, उसके अलावा don't buy all the books या जो भी है मार्केट्स में, क्योंकि मेरे ड्रॉर में अभी भी वो पड़ा है, एकदम न्यू है, पैक्ड है, आज तक टच भी नहीं किया है. सो पैसा बचाना है तो इट्स अ गुड टिप कि वो सब बाई मत करो. हाँ, इफ़ जब तुमको लगे कि तुम सब कुछ पढ़ लियो, यू हैव रिवाइज्ड एवरीथिंग, तब जाके क्वेश्चंस पे जाओ डेफिनेटली जाओ क्वेश्चन से. बट जब तुम सब चीज़ रिवाइज कर लियो, तुम जैसे रिवाइज किए ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस खोलो, सॉल्व करो, तो उससे क्या होता है कि यू विल गेट समथिंग कि हाँ ठीक है, ये हम ये पढ़े, इसका क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो रहा है, तो ये टॉपिक अब क्लियर हो गया. तो एग्जाम्स में भी आएगा तो तुम वो कनेक्ट कर पाओगे कि हाँ ये पढ़े थे, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे, फिर ये ऐसे होगा, फिर ये ऐसे होगा, फिर यू विल गेट द आंसर तुम्हारा. मिस्टेक्स के बारे में एडिंग टू व्हाट दे ऑल हैव सेड ऑलरेडी, इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग हु हैव एक्सेल्ड इन बोर्ड्स वो सीयूईटी में एक्सेल नहीं कर पाते हैं बेसिकली, क्योंकि वो बेसिकली वो स्कूल वाले पैटर्न में फंस जाते हैं. वो पूरे साल बोर्ड्स की तैयारी करते हैं, उनको लगता है बोर्ड्स टाइप के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन सीयूईटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम बोर्ड्स इन क्वेश्चन पैटर्न. सिलेबस भले सेम है लेकिन क्वेश्चन के पैटर्न्स कंप्लीटली डिफरेंट हैं. आपको क्वेश्चंस उसके सॉल्व करने के लिए आपको एक अलग माइंडसेट और अलग तैयारी करना पड़ेगा. हाँ, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इन लोग ने कही, सबसे बेसिक एनसीईआरटीज़ हैं, लेकिन पीवाईक्यूज़ या फिर क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे आपको उससे पहले. तो बेसिकली ये वाली चीज़ ध्यान रखिएगा, डोंट गेट टू टैंगल्ड इन बोर्ड्स. सीयूईटी की भी साथ साथ प्रिपरेशन कीजिए, सिर्फ बोर्ड्स की मत कीजिएगा. तो मोस्टली तो सारे मिस्टेक्स डिस्कस हो ही गए कि सोर्सेज ज़्यादा मतलब एक दो पे स्टिक रहना चाहिए या फिर पैटर्न पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए सीयूईटी में. वन आई वुड लाइक टू ऐड इज़ कि अगर आप इंग्लिश का और जीएटी का स्पेशली बात करें तो करंट अफेयर्स और वोकैबुलरी आप स्टार्टिंग से लेके चले, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे अगर आपको वोकैब में 10,000 15,000 वर्ड का एक साथ वोकैबुलरी देखना पड़े तो दैट्स नॉट पॉसिबल. वही सेम चीज़ है करंट अफेयर्स का. लिटरली मैंने एक महीने में पिछले 12-13 महीने का करंट अफेयर्स करने का ट्राई किया तो बहुत ज़्यादा वो मेस्ड अप हो गया. सो मैंने वहाँ पे मिस्टेक्स किए. बात रही जीएटी के, तो स्टैटिक पे मुझे लगता है कि आप डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स या इंपॉर्टेंट साइट्स पे अगर आपको कुछ मिल रहा है अच्छा पोस्ट तो आप वो पढ़ना चाहिए, तो उससे आपका जीएटी बहुत अच्छा हो जाता है. So for me, the biggest mistake was not reading some questions properly. So silly mistake. And अगर हम एक सजेशन कि आप सीयूईटी में एक तो अच्छे से आप क्वेश्चंस पढ़िए, साथ ही साथ एक ऐसे जो वीडियोस हैं कि हम यही क्वेश्चन देखें इन्हीं में से आएगा, वो मत देखना. एंड अगर आपको चाहिए कि डीयू ही लेना है और बीए ऑनर्स करना है, अगर कंफर्म है आपको डीयू चाहिए तो जीएटी मत लो भाई. ओके, सो ये जो वीडियोस है ये डीओबडी के थ्रू पूरे और ऑल ओवर इंडिया के कोने कोने तक जाने वाली है. सो यार देखो, अगर अभी किसी बच्चे ने अपना पूरा बर्बाद कर दिया सब कुछ, मतलब 10th भी अच्छी, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ में बहुत से बच्चे होते हैं जिनकी 10th अच्छी नहीं होती और उसके बाद उन्होंने 11th में भी पढ़ाई नहीं करी, 12th में भी हाफ ईयरली भी बर्बाद कर दिया, तो क्या अब वो आ सकता है हिंदू एट दिस पॉइंट?
ओके ये क्वेश्चनेबल हो सकता था बट नहीं है बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने लास्ट में ही आके फोकस किया एंड स्टिल दे हैव एक्सेल्ड वेल सो आई थिंक इट इज़ आपकी जब आप पढ़ने बैठते हो उसके बाद आप कैसा पढ़ते हो आप सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए बेसिकली जस्ट स्टडिंग फॉर बोर्ड्स की यू नो लास्ट में मगअप आप बोर्ड्स में कर सकते हो CUET आई डोंट थिंक यू वुड बी एबल टू डू तो जस्ट गेट द कॉन्सेप्ट बिकॉज आप कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो आई थिंक इट विल anyway help you in boards as well and CUET तो obviously वो help करेगा ही so हाँ even if काफ़ी कुछ बर्बाद हो चुका है I think even if you start studying now you still have plenty of time since I mentioned that we have friends from ICSE जिनके हमसे भी ज़्यादा मार्क्स हैं 949 we have a friend so I think it is you can do it तो basically अभी भी मेहनत करो अभी से 1 महीने बाद भी करोगे तो I think हो जाएगा तो आई वुड से कि मतलब अगर आपके बोर्ड्स पूरे ही बर्बाद हो गए हैं तो मैं नहीं कह सकती कि हिंदू आ सकते हैं आप पर हाँ नॉर्थ कैंपस के अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं क्योंकि मेरे भी फ्रेंड्स थे कि जिनका बोर्ड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया हाँ आपको हिंदू आने के लिए थोड़ा और एफर्ट्स देने पड़ेंगे अगर आपके बोर्ड्स बर्बाद हो चुके हैं तो बस सो I'll choose to say कि हाँ ठीक है लाइक तुम लोग ऐसा सोचते हो कि हाफ ईयरली से पढ़ लेंगे फिर हो जाएगा टॉप या बोर्ड से पढ़ लेंगे फिर हो जाएगा टॉप फॉर मी ऐसा कुछ था ही नहीं मेरा था कि आई वॉज जस्ट गोइंग विद द फ्लो अगर हम अपने आप पे कॉन्फिडेंस रख के जो टॉपिक है जो सिलेबस है उसको कवर कर रहे हैं विदाउट सीइंग कि क्या क्वेश्चन आ रहा है उस पर नहीं मैटर करता है कि हम बस सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं अगर इफ़ आई एम गोइंग विद दैट फ्लो तो हाँ यू विल गेट द रिजल्ट सो एज MS धोनी राइटली सेड ट्रस्ट द प्रोसेस यू विल इवेंचुअली गेट द रिजल्ट्स सो ऐसा है कि आपसे ये तो पिछली वीडियो में मैंने बोला था भाई ये MS ऑल्सो दोस्तों को मत बताना कि तुम क्या पढ़ रहे हो वो बहुत गलत स्टेप होता है अकेले पढ़ो हाँ तो बस यही है कि MS धोनी का फ़ैन थे तो फॉलो किए ट्रस्ट द प्रोसेस यू विल गेट द रिजल्ट सिंपल तो अगर आपके हाफ ईयरली ख़राब हुए हैं इसका कोई मतलब नहीं है कि आप CUET में क्या करेंगे इसका मैं प्राइम एग्जांपल हूँ मेरे 80% आए थे हाफ ईयरली में उसके बाद मैं आया हूँ तो सबसे पहली बात ये होती है कि जो पूरे साल पढ़ रहा है उसका ज़रूरी नहीं है हिंदू में हो जाएगा या फिर किसी भी आपका CUET एक्सेल करेंगे आप ये ज़रूरी नहीं है ज़्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है कितना पढ़ना है क्या पढ़ना है सिस्टमेटिकली जो पढ़ना है वो इम्पॉर्टेंट है तो बेसिकली इस चीज़ को ध्यान रखिए कि आप सिस्टमेटिकली आप अरेंज करके अपनी चीज़ों को कि आप कितना पढ़ना है ये पढ़ना है एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है इस हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे साल नहीं पढ़ें उससे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आप अब से भी चालू करेंगे तो आपका हो जाएगा क्योंकि आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है व्यवस्थित तरीके से पढ़ना है सो मैं इसके लिए प्रॉपर सपोर्ट करता हूँ कि अगर आपका हाफ ईयरली बर्बाद हो गया स्टिल आप इजीली हिंदू आ सकते हो बस यू जस्ट नो कि आना कैसे है यू शुड नो द प्रोसेस अगर आपका प्रोसेस इज़ गुड तो बहुत इजी है लिटरली मेरा एक बहुत अच्छा एक दोस्त है प्रोसेस भी बता दो एक बार टेल दी प्रोसेस ऑल्सो ठीक है लिटरली मेरा एक दोस्त है जिसके हाफ ईयरली में बहुत ख़राब थे इनफैक्ट वो बोर्ड्स में भी उसने बहुत बर्बाद किया है वो लिटरली बेयरली पास हुआ उसके 48 या 49% थे बोर्ड्स में स्टिल आज वो स्टीफेंस के इंग्लिश ऑनर्स कर रहा है उसके मेरे से ज़्यादा मार्क्स थे सो लोग कर लेते हैं उसने लिटरली बस या उसकी इंग्लिश अच्छी थी उसने बस लास्ट के 1 महीने में पॉल और हिस्ट्री पे बहुत अच्छे से ध्यान दिया 3 सब्जेक्ट क्लियर हो गए चौथा उसका ज्योग्राफी था उसने किसी तरह कर लिया 3 में उसके लिटरली 230+ आ रहे थे और एक सब्जेक्ट में उसका इको नॉट दैट गुड बट स्टिल उसके 920 के अराउंड थे तो या ही इज़ अ वेरी प्राइम एग्जाम्पल फॉर मी उसने अपने लास्ट में पावर अवेकन की एंड ऑल और वो आज स्टीफेंस में आप आप कर सकते हैं लेकिन आपको ये है कि आप मेहनत करने होगी बिकॉज देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क यही है कि आप अगर कंटिन्यूसली मेहनत करें तो आप कर सकते हैं या डेफिनेटली सो गाइस बड़ी मेहनत से बनी है ये वाली आज की वीडियो पहले तो यार एंट्री नहीं हो रही थी यहाँ पे और आज तबियत भी ख़राब है स्टिल हम ये वीडियो ले आए सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो यार बहुत मेहनत करी तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना अगर तुम्हें और कुछ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट एंड थैंक यू एवरीवन बाय तुमने वीडियो बनवा दी चलो बाय 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 बाय